नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और संवेदनशील अदालती मामले की गहराई में उतरेंगे। जी। ये कहानी है एक माँ उर्मिला दीक्षित और उनके बेटे सुनील शरण दीक्षित के बीच एक संपत्ति के लेन देन की। हाँ। जो आगे चलकर एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनके कानूनी अधिकारों से जुड़े कई अहम सवाल खड़े करता है। सही कहा। हम आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2 जनवरी 2025 के एक महत्वपूर्ण फैसले का विश्लेषण करेंगे। हाँ। ये फैसला उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित मामले में आया था और ये फैसला इसलिए खास है क्योंकि ये दिखाता है कि अदालतें उन कानूनों को कैसे समझती हैं और लागू करती हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है। हमारे पास स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है जी। और हम इसी के जरिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, जिसे आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स एक्ट कहते हैं। हाँ, सीनियर सिटीजन्स एक्ट। खासकर इसकी धारा 23 को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि जब कानून किसी कमजोर वर्ग की भलाई के लिए बनता है तो अदालतें सिर्फ लिखे हुए शब्दों पर नहीं, बल्कि कानून के असली मकसद पर ज्यादा ध्यान देती हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक माँ के देखभाल की उम्मीद को, जो शायद साफ साफ लिखी भी नहीं थी, गिफ्ट डीड की कानूनी बारीकियों से ऊपर रखा। सही कहा। ये मामला दिखाता है कि कानून की व्याख्या सिर्फ शाब्दिक मतलब लिटरल नहीं हो सकती। हाँ। खासकर जब मानवीय रिश्ते और सामाजिक सुरक्षा दांव पर हों। सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 इसीलिए बनाया गया था। क्यों? क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि बदलते सामाजिक परिवेश मतलब जॉइंट फैमिलीज का टूटना। हाँ, वो तो है। और पारंपरिक मूल्यों के कमजोर होने से कई वरिष्ठ नागरिक अकेलेपन, उपेक्षा और आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे थे। तो इस कानून का मकसद उन्हें एक सरल, तेज और कम खर्चीला रास्ता देना था ताकि उन्हें सहारा मिल सके। अच्छा, मतलब एक क्विक और सस्ता उपाय। जी बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मामला शुरू होता है काफी पहले, 1968 में। अच्छा, काफी पहले। हाँ, जब उर्मिला दीक्षित जी ने एक संपत्ति खरीदी थी। सालों बाद 7 सितंबर 2019 को उन्होंने ये संपत्ति अपने बेटे सुनील को एक गिफ्ट डीड यानी दान विलेख के जरिए दे दी। हाँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि उस गिफ्ट डीड में जो 9 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई जी, उसमें लिखा भी था कि बेटा यानी जो दान प्राप्त करता है वो अपनी माँ दानकर्ता का भरण पोषण करता है और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखता है। अच्छा, ये डीड में ही लिखा था? हाँ, ये शब्द डीड में थे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं बाद में। और मामला यहीं और पेचीदा हो जाता है क्योंकि कथित तौर पर उसी दिन यानी 7 सितंबर 2019 को हाँ, जब गिफ्ट डीड पर साइन हुए, बेटे ने एक वचन पत्र यानी एक तरह का एफिडेविट या प्रॉमिसरी नोट भी दिया। अच्छा, उसी दिन। इसमें क्या लिखा था? उसमें कथित तौर पर यह लिखा था कि बेटा जीवन भर माँ की देखभाल करेगा और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहता है, फेल हो जाता है, तो माँ को ये अधिकार होगा कि वो गिफ्ट डीड को वापस ले सके, मतलब उसे रद्द करवा सके। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन आपने कथित तौर पे कहा। हाँ, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि बाद में बेटे ने इस वचन पत्र को मनगढ़ंत और फर्जी बताया। उसने कहा ये मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो ये विवादित हो गया? हाँ, विवादित हो गया। लेकिन इस वचन पत्र का सामने आना भले ही विवादित हो, क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि गिफ्ट देते समय देखभाल की शर्त एक अहम मुद्दा थी? बिल्कुल। मतलब सिर्फ डीड के औपचारिक शब्दों से ज्यादा कुछ था शायद। निश्चित रूप से। कानूनी नजरिए से देखें तो भले ही बेटा इसे नकार रहा था, इस दस्तावेज का अस्तित्व माँ के दावे को बल देता है। हाँ, कि संपत्ति देने का फैसला देखभाल की उम्मीद और शर्त पर आधारित था। यहीं से असल विवाद की नींव पड़ती है। और फिर जैसा अक्सर होता है, रिश्तों में कड़वाहट आ गई। करीब 1.25 साल बाद 24 दिसंबर 2020 को माँ उर्मिला दीक्षित ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM छतरपुर के पास। अच्छा, SDM के पास? हाँ, सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 22 और 23 के तहत एक अर्जी दी। क्या कहा उन्होंने अर्जी में? उन्होंने आरोप लगाया कि बेटा अब उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, बल्कि और संपत्ति के लिए उन पर और उनके पति पर हमला तक किया। अरे बाप रे। और उनके बीच प्यार और स्नेह पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने SDM से उस गिफ्ट डीड को रद्द करने की मांग की। तो अब कानूनी सवाल साफ था। क्या था? पहला, क्या ये गिफ्ट डीड देखभाल की शर्त पर दी गई थी? दूसरा,
क्या बेटे ने उस शर्त को तोड़ा, और अगर हाँ तो क्या सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 23 के तहत इस गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है? और वो वचन पत्र? हाँ, उस कथित वचन पत्र ने इस सवाल को और जटिल बना दिया। चलिए देखते हैं कि शुरुआती अदालतों ने इस पर क्या रुख अपनाया। एसडीएम छतरपुर ने मां की अर्जी को स्वीकार किया। अच्छा। और 27 सितंबर 2021 को गिफ्ट डीड को शून्य यानी रद्द घोषित कर दिया। तो पहला फैसला मां के हक में? हाँ, बेटे ने इस फैसले के खिलाफ कलेक्टर छतरपुर के पास अपील की। ठीक है। लेकिन वहां भी उससे राहत नहीं मिली। कलेक्टर ने भी 25 अप्रैल 2022 को एसडीएम के आदेश को सही ठहराया। मतलब दूसरा फैसला भी मां के पक्ष में? मामला आगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचा। हाई कोर्ट। हाँ, वहां भी सिंगल जज ने 2 अगस्त 2022 को निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा। अरे वाह, तो तीसरा फैसला भी। हाँ, और जज ने यह भी पाया कि बेटा साफ नियत से अदालत नहीं आया था और वो वाकई अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने में विफल रहा था। तो शुरू में 3 स्तरों पर एसडीएम, कलेक्टर और हाईकोर्ट के सिंगल जज सभी ने एक मत से मां के पक्ष में फैसला सुनाया। बिल्कुल। उनका मानना था कि देखभाल की शर्त मौजूद थी और उसका उल्लंघन हुआ था, इसलिए सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत गिफ्ट डीड रद्द होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझ गया है। हाँ, लग तो यही रहा था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब बेटे ने हार नहीं मानी। अच्छा। और हाई कोर्ट की ही एक बड़ी बेंच यानी डिवीजन बेंच में अपील दायर की। ओ, डिवीजन बेंच में? जी। और 31 अक्टूबर 2022 को डिवीजन बेंच ने पिछली सभी अदालतों के फैसलों को पलट दिया। पलट दिया? हाँ, और सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया। ये तो चौंकाने वाला फैसला था। डिवीजन बेंच ने ऐसा क्यों किया? उनका तर्क क्या था? डिवीजन बेंच का मुख्य तर्क कानून की बहुत ही सख्त और शाब्दिक व्याख्या पर आधारित था। शाब्दिक व्याख्या मतलब? उनका कहना था कि सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 23(1) के तहत किसी गिफ्ट डीड को रद्द करने के लिए ये अनिवार्य है। हाँ? कि देखभाल की शर्त उसी गिफ्ट डीड दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। एक्सप्लिसिटली मेंशन होनी चाहिए। अच्छा। मतलब अगर डीड में अलग से कंडीशन बोलकर नहीं लिखी है तो नहीं माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल यही। और उन्होंने पाया कि 9 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई गिफ्ट डीड में ऐसी कोई अलग से स्पष्ट शर्त नहीं लिखी थी। लेकिन आपने कहा था कि डीड में देखभाल करने का जिक्र था। हाँ, जिक्र था, पर डिवीजन बेंच ने उस जिक्र को धारा 23 के तहत एक शर्त कंडीशन नहीं माना। ओह। और जहां तक उस 7 सितंबर 2019 के कथित वचन पत्र की बात है, हाँ, उसका क्या हुआ? डिवीजन बेंच ने उसे इस मामले में अप्रासंगिक यानी इररेलेवेंट करार दिया। इररेलेवेंट क्यों? उनका मानना था कि अगर पार्टियों का इरादा शर्त लगाने का था तो उसे मुख्य गिफ्ट डीड में ही दर्ज करना चाहिए था। अलग से किसी कागज पर लिखी बात मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल जैसे एसडीएम का अधिकार क्षेत्र सिर्फ ये देखने तक सीमित है कि डीड में शर्त है या नहीं और उसका उल्लंघन हुआ है या नहीं। बाहर के दस्तावेजों पर विचार करना उनके दायरे से बाहर है। ये तो कानून की बहुत ही संकीर्ण व्याख्या थी। रिजिड इंटरप्रिटेशन। हाँ, बहुत सख्त। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सीनियर सिटीजन्स एक्ट जैसे सामाजिक कल्याण के लिए बने कानूनों को इतने सख्त अक्षरशः तरीके से पढ़ा जाना चाहिए? सही बात है। क्या इससे कानून बनाने का असली मकसद ही खत्म नहीं हो जाता? हाँ। डिवीजन बेंच का नजरिया था कि अगर शर्त औपचारिक दस्तावेज में सही तरीके से नहीं लिखी तो धारा 23 लागू नहीं हो सकती, चाहे असलियत कुछ भी हो। बिल्कुल। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के इस फैसले ने मामले को पूरी तरह पलट दिया था। और यही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या कानून की ऐसी सख्त व्याख्या सही है, खासकर जब बुजुर्गों के अधिकारों की बात हो? इसी जटिल सवाल का जवाब देने के लिए मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अच्छा, तो अब सुप्रीम कोर्ट की बारी? हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अब यही मुख्य मुद्दा था। सीनियर सिटीजन्स एक्ट जैसे लाभकारी विधान, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन की सही व्याख्या क्या है? लाभकारी विधान ये क्या होता है? लाभकारी विधान का मतलब है ऐसा कानून जो समाज के किसी खास, अक्सर कमजोर या वंचित वर्ग को फायदा पहुंचाने या उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया हो। जैसे कि महिला सुरक्षा कानून, बाल अधिकार कानून या इस मामले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना कानून। अच्छा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानूनों की व्याख्या करते समय अदालतों को संकीर्ण या तकनीकी नहीं होना चाहिए, उन्हें उदारता दिखानी चाहिए। उदारता मतलब?
मतलब कानून के मकसद को समझना चाहिए, उसके पीछे की मंशा क्या थी और उसे पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ शब्दों पर अटकना नहीं है। तो मतलब ये कि अदालत को सिर्फ ये नहीं देखना कि कानून में क्या लिखा है, बल्कि ये भी समझना है कि ये कानून क्यों बनाया गया था। बिल्कुल, अदालत का कर्तव्य है कि वो विधायिका की मंशा को समझे और उसे प्रभावी बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने सीनियर सिटीजन्स एक्ट के उद्देश्यों और कारणों के कथन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस का भी जिक्र किया। उसमें क्या लिखा था? उसमें साफ लिखा है कि ये कानून इसलिए लाना पड़ा क्योंकि भारत में सामाजिक आर्थिक बदलावों के कारण बुजुर्गों, खासकर जिनके पास संपत्ति है, उनकी उपेक्षा हो रही थी। उन्हें भावनात्मक और आर्थिक सहारा नहीं मिल रहा था। हाँ, ये तो सच है। इसलिए एक ऐसे सरल और प्रभावी कानूनी उपाय की जरूरत थी जो उन्हें तुरंत राहत दे सके। अब इस पृष्ठभूमि में अगर कानून की व्याख्या इतनी सख्त कर दी जाए कि वो मदद ही ना कर पाए, तो कानून बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, है ना? ये बात तो समझ आती है। तो इस उदार व्याख्या के सिद्धांत को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 23 को उर्मिला दीक्षित के मामले में कैसे लागू किया? धारा 23 असल में कहती क्या है, थोड़ा और विस्तार से बताएं। हाँ, धारा 23(1) ये प्रावधान करती है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति किसी को इस शर्त पर देता है। किस शर्त पर? इस शर्त पर कि पाने वाला व्यक्ति उनकी बुनियादी जरूरतों और देखभाल का ध्यान रखेगा। ठीक है। और बाद में वो व्यक्ति ऐसा करने से मना कर देता है या इसमें नाकाम रहता है, मतलब देखभाल नहीं करता, तो ऐसा माना जाएगा कि संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव से किया गया था, मतलब फ्रॉड या कोर्जन हुआ। अच्छा, मान लिया जाएगा। हाँ, कानून ये मान लेगा। और ऐसे में संपत्ति देने वाले वरिष्ठ नागरिक के कहने पर ट्रिब्यूनल जैसे एसटीएम उस हस्तांतरण को शून्य घोषित कर सकता है, मतलब रद्द कर सकता है। लेकिन जैसा कि डिवीजन बेंच ने कहा, शर्त तो डीड में साफ लिखी होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुदेश छिकारा बनाम रामदी देवी जैसे पुराने मामलों का भी जिक्र किया होगा, जहां कहा गया था कि शर्त साबित करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने सुदेश छिकारा मामले का जिक्र किया। उसमें यह कहा गया था कि धारा 23(1) लागू करने के लिए 2 बातें जरूरी हैं। क्या? एक, ये साबित हो कि संपत्ति देते समय देखभाल की शर्त वाकई थी। हर गिफ्ट प्यार और स्नेह में दिया जाता है, शर्त हमेशा नहीं होती। सही बात है। और 2, ये साबित हो कि उस शर्त का पालन नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या अलग था? उर्मिला दीक्षित के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को अलग तरह से देखा। कैसे? उन्होंने शर्त को कैसे स्थापित माना? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 दस्तावेजों पर गौर किया जो लगभग एक ही समय पर बने थे। हाँ, वो गिफ्ट डीड और वचन पत्र। जी, 7 सितंबर 2019 का वचन पत्र और उसी दिन साइन हुई, और 9 सितंबर को रजिस्टर हुई गिफ्ट डीड। महत्वपूर्ण बात ये थी कि गिफ्ट डीड में खुद ये लिखा था। क्या? कि बेटा माँ की देखभाल करता है और उनके शांतिपूर्ण जीवन के लिए जरूरी इंतजाम करता है। अच्छा, तो कोर्ट ने सिर्फ वचन पत्र पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि गिफ्ट डीड में लिखी बात को भी अहमियत दी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों दस्तावेजों को, गिफ्ट डीड में देखभाल का जिक्र और उसी समय बना कथित वचन पत्र, एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक साथ? हाँ, इन टोटलिटी। इन्हें मिलाकर देखने पर यह साफ हो जाता है कि संपत्ति देने का आधार और मंशा माँ के देखभाल के शर्त ही थी। वचन पत्र भले ही विवादित हो, इस मंशा को और पुख्ता करता है, उसे बल देता है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की उस बेहद सख्त नजरिए को पूरी तरह खारिज कर दिया कि शर्त सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट डीड के अंदर ही स्पष्ट शब्दों में लिखी होनी चाहिए। हाँ, पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच की ऐसी संकीर्ण और तकनीकी व्याख्या सीनियर सिटीजन्स एक्ट के मूल उद्देश्य, जो कि बुजुर्गों की मदद करना है, को ही विफल कर देगी। अगर हस्तांतरण के समय यह स्पष्ट है कि देखभाल की शर्त थी, चाहे वो शर्त गिफ्ट डीड के साथ बनी किसी और दस्तावेज से जाहिर हो रही हो या डीड के अंदर के शब्दों से ही उसका इशारा मिल रहा हो, तो धारा 23 लागू की जा सकती है। अच्छा। अदालत को दस्तावेज के प्रारूप, फॉर्म से ज्यादा उसके सार, सब्सटेंस और संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या इससे एक दूसरी चिंता नहीं पैदा होती? अगर गिफ्ट डीड में शर्त साफ तौर पर नहीं लिखी है, तो क्या अदालतें बाद में किसी भी संपत्ति हस्तांतरण को शर्त वाला मान सकती हैं? मतलब क्या इससे प्रॉपर्टी डील्स में अनिश्चितता नहीं बढ़ जाएगी? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है और अदालतें संतुलन को बनाने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं कहता कि हर हस्तांतरण को शर्त वाला मान लिया जाए। अच्छा।
सुदेश छिकारा मामले में स्थापित सिद्धांत अभी भी लागू है कि शर्त को साबित करना होगा। हाँ, वो तो है। इस मामले में अदालत को गिफ्ट डीड में देखभाल का जिक्र और समकालीन वचन पत्र दोनों को मिलाकर पर्याप्त सबूत मिला कि हस्तांतरण के समय शर्त मौजूद थी। ठीक है। और उसी आधार पर फैसला दिया गया। ये आंख बंद करके हर मामले में शर्त मान लेने जैसा नहीं है, बल्कि सबूतों के आधार पर मंशा को समझने की कोशिश है। समझ गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की कुछ और बातों पर भी अपनी राय दी थी? हाँ, 2 और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए। क्या थे वो? पहला, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने कहा था कि सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत बने ट्रिब्यूनल्स जैसे एसडीएम, हाँ, वो संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने या बेटे को घर से निकालने मतलब इविक्शन का आदेश नहीं दे सकते। ऐसा कहा था डिवीजन बेंच ने। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से गलत बताया। अच्छा। उन्होंने एस वनीता बनाम डिप्टी कमिश्नर मामले का हवाला देते हुए कहा कि अगर वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और कल्याण के लिए जरूरी है तो ट्रिब्यूनल संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने या बेदखली का आदेश बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ, अगर वे ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कानून का त्वरित और प्रभावी राहत देने का मकसद ही अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा स्पष्टीकरण क्या था? दूसरा, हाईकोर्ट ने कहा था कि धारा 30 एक स्टैंड अलोन यानी अपने आप में एक अलग थलग प्रावधान है। मतलब इसका बाकी एक्ट से ज्यादा लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी असहमति जताई। अच्छा। उन्होंने कहा कि धारा 23 कोई अकेली धारा नहीं है, बल्कि ये सीनियर सिटीजन्स एक्ट के बड़े उद्देश्य उपेक्षित बुजुर्गों की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना से गहराई से जुड़ी हुई है। ये उस उद्देश्य तो हासिल करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसे कानून के बाकी हिस्सों से काट कर नहीं देखा जा सकता। समझ गया। तो इन सब विश्लेषणों के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? फाइनल वर्डिक्ट क्या था? अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के 31 अक्टूबर 2022 के फैसले को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। रद्द कर दिया। तो फिर क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एसडीएम, कलेक्टर और हाई कोर्ट के सिंगल जज का जो मूल फैसला था, हाँ, मां के पक्ष में, वो बहाल हो गया, रीस्टोर हो गया। अच्छा। इसके तहत 7 सितंबर 2019 की गिफ्ट डीड को भी रद्द माना गया। तो गिफ्ट डीड कैंसिल। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि संपत्ति का कब्जा 28 फरवरी 2025 तक मां उर्मिला दीक्षित को वापस दिलाया जाए। वाह, तो मां को उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई? हाँ, मिल गई। तो अगर हम इस पूरे मामले को संक्षेप में देखें, एक मां ने बेटे को संपत्ति दी, गिफ्ट डीड में देखभाल का जिक्र था, एक वचन पत्र भी था, हालांकि वो विवादित था। बेटे ने कथित तौर पर देखभाल नहीं की। मां ट्रिब्यूनल गई। एसडीएम से लेकर हाईकोर्ट सिंगल जज तक सबने गिफ्ट डीड रद्द की। हाँ। फिर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने कानून की सख्त व्याख्या करके फैसला पलट दिया। बिल्कुल। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फैसला पलटा, गिफ्ट डीड रद्द की और कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट जैसे कानूनों को उनके मकसद को ध्यान में रखकर उदारता से समझा जाना चाहिए। यही है ना? बिल्कुल सही सारांश है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा निष्कर्ष, टेक अवे यही है। क्या? कि जब कानून समाज के कमजोर तबकों की रक्षा के लिए बनता है तो अदालतों को तकनीकी या शाब्दिक बारीकियों में फंसने के बजाय उसके असली उद्देश्य को पूरा करने पर जोर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि संपत्ति का हस्तांतरण देखभाल की उम्मीद और शर्त पे आधारित था, और ये शर्त सिर्फ गिफ्ट डीड के औपचारिक शब्दों तक सीमित नहीं थी, हाँ, बल्कि समकालीन दस्तावेजों और परिस्थितियों से भी स्पष्ट थी। अदालत ने दस्तावेजों के पीछे की मंशा और सार को महत्व दिया, फॉर्म ओवर सब्सटेंस नहीं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये मामला हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जी। एक तरफ कानूनी दस्तावेजों की औपचारिकता है, उनकी सैंक्टिटी है। जी। दूसरी तरफ पारिवारिक रिश्तों में देखभाल की मानवीय और अक्सर अनकही उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल। कानूनी दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? खासकर तब जब देखभाल के वादे या उम्मीदें मुख्य कानूनी दस्तावेज के बाहर शायद कम औपचारिक तरीके से व्यक्त की गई हों। ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इन जटिलताओं का पूरी तरह समाधान करता है, या ये भविष्य में ऐसे और विवादों के लिए दरवाजे खोल सकता है जहां अनौपचारिक समझौतों या उम्मीदों को लेकर झगड़े हों? ये सोचने वाली बात है। समाज बदल रहा है, परिवारों की संरचना बदल रही है, और कानून को इन बदलती सच्चाइयों के साथ कदम मिलाना होगा। ये संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहेगा। और ये मामला इसी चुनौती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है,
बल्कि न्याय और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का एक साधन भी है। और कभी-कभी न्याय के लिए नियमों की सख्त लकीरों से आगे देखना पड़ता है।